इस आंदोलन की जब बात आई कि फंडे बैठे हैं, ये बात 1889 में 1889 और 90 के बीच में अनागरिक धम्मपाल को भी पता चली। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें नमन करते हैं। इसी के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी, उन तमाम संतों को भी जिन्होंने मानवतावाद की मिसालें छोड़ी, मानवतावाद के लिए नींव रखी देश के अंदर। आज आपके इस सावरी ग्राम में पंचशील बुद्ध विहार का अनावरण हुआ, उद्घाटन हुआ और बड़ा ही सुंदर आपने बुद्ध विहार बनाया। जिन्होंने इस बुद्ध विहार के लिए जगह दी वह धन्यवाद के पात्र हैं। आज के तारीख में सब जगह आप देखो तो जगह के झगड़े हैं, लेकिन यहाँ तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को ध्यान में रखते हुए यह विहार के लिए इन्होंने जगह दी। ऐसे शहारे जी वो धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ साथ आज हम जयंती के मौके पर आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस बुद्ध विहार के उद्घाटन के मौके पर आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। साथियों, हमारी एक परंपरा है, वो परंपरा ऐसी है कि हम जब भी किसी मौके पर, किसी अवसर पर, या कोई जयंती का कार्यक्रम हो, या महापरिनिर्वाण का कार्यक्रम हो, या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन का कार्यक्रम हो, या संविधान दिवस भी अगर आप मनाएं, तो आप विचार सुनना चाहते हैं, विचार सुनना चाहते हैं, प्रबोधन होना चाहिए, ये आपकी मंशा होती है। और यही कारण होता है कि फिर आप और भी तमाम लोगों को बुलाते हैं और उनके विचार सुनते हैं। साथियों, ये विचार क्यों सुने जाने हैं? क्या है इसमें? विचारों में ऐसा क्या है कि विचारों को सुनना ज़रूरी है? विचारों को सुनने से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये बड़ा ज़रूरी है। हम जिस देश में रहते हैं वो भारत देश, ये भारत देश लोकतंत्र पर खड़ा है। और लोकतंत्र अगर चलाना है तो वहाँ विचारों का आदान प्रदान होना ज़रूरी है। चूँकि लोकतंत्र में कौन राजा बनेगा, किसकी सरकारें बनेगी, ये विचारधारा तय करती है। कोई नेता तय नहीं करता, कोई पार्टी तय नहीं करती, ये तय करती है कि विचारधारा क्या है। और साथियों, इस विचारधारा को समझने के लिए ही खासकर बाबा साहब को मानने वाले लोग विचारों को सुनना पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं, ताकि विचारधारा से ही हमारे आने वाले पीढ़ी का उद्धार हो सके। जो है किसी काम का नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि विचारों का प्रचार प्रसार अगर नहीं होता है, विचारों का प्रचार प्रसार नहीं होता है, विचारों को बताने वाले अगर नहीं होते हैं, तो विचारों का महत्व कम हो जाता है। विचार मुरझा जाते हैं उस फूल की तरह, जिस फूल के पेड़ पर, पौधों पर अगर आपने पानी नहीं डाला तो वह पेड़ जैसे मुरझा जाता है, फूल मुरझा जाते हैं। उसी प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के विचार कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर इन विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, अगर इन विचारों का प्रचार नहीं हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार भी मुरझा जाएंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जो कि इस देश का अम्बेडकरवादी, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, फुले शाहू बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का लालन पालन करने वाला कभी नहीं चाहेगा। और यही कारण है कि हम आते हैं और आपके गानों के पहले ही आपको डोज देना शुरू कर देते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि भाई कार्यक्रम कब शुरू होगा। जो मेन कार्यक्रम है वो तो कोटांगले साहब का है, लेकिन यहाँ पर जो है हमको बड़े बड़े लोग जो है लंबे चौड़ी बातें सुना रहे हैं। ज़्यादा बातें हम भी नहीं कहेंगे, अपनी बात कम शब्दों में समाप्त करेंगे। आपके बुद्ध विहार का नाम पंचशील है साथियों, और ये बुद्ध विहार की जो परंपरा है, तथागत गौतम बुद्ध के समय से ही ये बुद्ध विहार की परंपरा है। जहाँ पर कभी बुद्ध निवास करते थे, जहाँ पर कभी भिक्षु संघ निवास करता था, और वहाँ पर संगोष्ठियाँ होती थी, कैडर कैंप होते थे, बातचीत होती थी, उपदेश होते थे। और ऐसा ही बुद्ध विहार आपने बनाया। सम्राट अशोक ने अपने समय में 84,000 बुद्ध विहार बनाए,
और उन बुद्ध विहारों का एक मकसद बनाया। कुछ बुद्ध विहार विश्वविद्यालय के तौर पर जाने जाते हैं, कुछ स्तूपों के तौर पर जाने जाते हैं। सावरी का बुद्ध विहार, क्या ये ऐसा ही ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना जाएगा, क्या नहीं जाना जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। क्योंकि हमारे पास जब भी हम बुद्ध विहार की बात करते हैं तो बुद्ध विहारों को लेकर एक अलग नजरिया देखा जाता है कि बुद्ध विहारों को ताला लगा होता है, बुद्ध विहार में झाड़ू नहीं लगता है, बुद्ध विहार में जो लोग हैं वो आते नहीं हैं। तो ये परंपरा कहीं और हम यही देखते हैं, सावरी में नहीं लेकिन और गांव में जाते हैं। यहाँ के लोग तो बड़ा अच्छे हैं, इतना अच्छा विहार बनाया आप लोगों ने, लेकिन इस बुद्ध विहार को हमको ज्ञान का केंद्र बनाना पड़ेगा। यहाँ बच्चों के लिए आपको बताएं, हम जब भी कहीं जाते हैं और बुद्ध विहार की चाबी के लिए जब बात पूछते हैं तो ऐसा मामला खड़ा होता है, फलाने के घर ही है। क्या बोलते हैं? फलाने के घर ही है। फिर वो फलाने बोलते हैं वो फलाने के घर में, वो फलाना बोलते हैं वो फलाने के घर। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई भी सामाजिक आंदोलन ना चले, वहाँ से सामाजिक आंदोलन की बात ना चले। आज सबसे बड़ा बुद्ध विहार हमारे देश का, तमाम बौद्धों के आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार है, जो कि कहाँ है? बोध गया में है। बोध गया में महाबोधि महाविहार है और पूरी दुनिया इसे जानती है कि यहाँ तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब यह बात सम्राट अशोक को पता चली, सम्राट अशोक ने वहाँ एक महान बुद्ध विहार बनाया। बुद्ध विहार के साथ वहाँ भिक्षु संघ के निवास के लिए भी भवन बनाया, महल बनाए। धीरे धीरे उसे कोलैप्स किया गया, गिराया गया, लेकिन जो मूल इमारत है बुद्ध विहार की, वो बुद्ध विहार की मूल इमारत आज भी मौजूद है बोध गया में, जिसे महाविहार कहते हैं। आज उस महाविहार के अंदर साथियों पंडे बैठे हैं। पंडे समझते हैं ना? पंडे बैठे हैं और वो पंडे तथागत गौतम बुद्ध को कभी कुंती बताते हैं, कभी कुंती के 5 बेटे बताते हैं, कभी कर्ण बताते हैं। ये सबसे बड़ा बुद्ध विहार हमारा, जहाँ हमारी आस्था का केंद्र है। कई 50 दिनों से अधिक का समय हो गया, अभी की बात बता रहे हैं। आज से 50-60 दिन पहले एक आंदोलन शुरू हुआ बोध गया में, और वो बोध गया के प्रांगण में पहले भिक्षु बैठे। भिक्षुओं का कहना क्या है कि महाबोधि महाविहार यह तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान की स्थली है, ये बौद्धों की जगह है। क्यों? क्योंकि वहाँ के पंडे ये बता रहे हैं कि यह जगह बुद्ध की नहीं है, ये शिवालय है, ये शिव मंदिर है। और इसीलिए बौद्धों को लगा कि भाई ये क्या बता रहे हैं, ये कैसी बातें बता रहे हैं, इतिहास गलत बता रहे हैं। इतिहास कहता है कि यह बुद्ध की जगह है, यह बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहाँ ही यही तथागत गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से वो बुद्ध बने थे, ये वो जगह है। और इस जगह को शिवालय बताते हैं, इस जगह को शिव मंदिर बताते हैं, इस जगह को कुंती की जगह बताते हैं, 5 पांडव की जन्मस्थली बताते हैं। हमारे लोगों को लगा ये तो गलत बात है, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। तो हमारे लोगों ने, भिक्षु संघ ने, भिक्षुनी संघ ने, उपासक संघ ने, उपासिका संघ ने आंदोलन छेड़ा। आज उस आंदोलन को 60 दिन पूरे हो रहे हैं, 2 महीने हो गए आंदोलन चल रहा है। क्या कहना है? कहना यह है कि बुद्ध विहार के अंदर, महाविहार के अंदर जितने भी पंडे बैठे हैं, जो वहाँ कर्मकांड करते हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पूजा पाठ करते हैं, जो वहाँ पर यज्ञ करते हैं, जो वहाँ पर पिंडदान करते हैं, वो तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए और पंडे वहाँ से बाहर निकाले जाने चाहिए। साथियों, ये 60 दिन पुराना आंदोलन नहीं है। चूंकि बुद्ध विहार का मामला है और बुद्ध विहार के उद्घाटन पर आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो जब यहाँ
महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन की जब बात आई कि पंडे बैठे हैं, ये बात 1889 में 1889 और 90 के बीच में अनागरिक धम्मपाल को भी पता चली। अनागरिक धम्मपाल जो कि एक भिक्खु श्रीलंका से, जब उन्हें बुद्ध का धम्म समझ में आया, श्रीलंका में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? सम्राट अशोक के बेटी ने फैलाया। सम्राट अशोक के बेटी संघमित्रा ने फैलाया। श्रीलंका बुद्धमय हो गया और श्रीलंका में फिर अनागरिक धम्मपाल को पता चला कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, तो वो भी बोध गया ढूंढते ढूंढते आए। जब उन्होंने ढूंढा तो देखा यहाँ पिंडदान होता है, यहाँ यज्ञ होता है, यहाँ बलि दी जाती है, यहाँ हिंदू धर्म से रीति रिवाज और कर्मकांड होते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो बौद्धों की है, और अगर यह बौद्धों की है तो इनको ये बौद्धों को सौंपा जाना चाहिए। ये बौद्ध विहार भिक्खों के हाथ में होना चाहिए। इसका सारा प्रबंधन, यहाँ जो पूजा अर्चना होती है वो बौद्ध परंपरा से होनी चाहिए। यहाँ जो कर्मकांड होते हैं, ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास होता है, ये बंद होना चाहिए। ये आंदोलन तब से छिड़ा और बीच बीच में चलता रहा। सुरई ससई ने भी चलाया और आज भी चल रहा है। साथियों, ये पंडे वही बैठे हैं क्या? ये पंडे जो बैठे हैं महाबोधि महाविहार में ही बैठे हैं क्या? ये दीक्षा भूमि में भी बैठे हैं। ये दीक्षा भूमि में भी बैठे हैं। दीक्षा भूमि में जो दीक्षा भूमि का फाउंडेशन के लिए जो संस्था बनाई गई है, वहाँ भी बैठे हैं। अच्छा, यही बैठे हैं क्या? बोध गया में और दीक्षा भूमि में ही बैठे हैं क्या? नहीं, वो गांव-गांव में, तुम्हारे गांव में जो बुद्ध विहार बैठे हैं वहाँ भी बैठे हैं। लेकिन वो पंडे कैसे पंडे हैं? वो पंडे नहीं हैं, वह पंडों ने रखे हुए कुछ लोग हैं। पंडों ने अपने लोगों को रखा। कौन से पंडों की बात कर रहे हैं हम? उन राजनीतिक पंडों की बात कर रहे हैं। उन राजनीतिक पंडों की बात कर रहे हैं जो आपके 1500 में वोट लेकर जाते हैं। उन्होंने अपने लोगों को विहार की समिति में रखा है। तो अब हमारे गांव का बुद्ध विहार, जहाँ से सही मायने में ज्ञान प्रसारित होना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञान मिलना चाहिए, धम्म का ज्ञान मिलना चाहिए, सामाजिक ज्ञान मिलना चाहिए, राजनीतिक समझ निर्माण होनी चाहिए। ये हमारे बुद्ध विहार, उसका मकसद ये होना चाहिए। वही चीज़ें हर बौद्ध विहारों से होना चाहिए। लेकिन साथियों, ये बौद्ध विहारों के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को बिकने का सेंटर बना रहे हैं। आप लोग, हमने देखा कि यहाँ तमाम जो युवा साथी है उनके हाथों में यहाँ का प्रबंधन है, और सारे युवा साथी अभी क्रीम है, अभी फ्रेशर है, अभी उन्हें इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के हथकंडे नहीं पता। उन्हें नहीं पता है कि देश में राजनीतिक तौर पर जब इलेक्शन आते हैं तो कैसे बौद्ध विहार की समितियों को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन वो यहाँ होगा भी नहीं, क्योंकि अभी योगेंद्र सहारे जी हैं, उनको देखकर थोड़ा डरते हैं, उनको देखकर डरते, इसीलिए यहाँ ज़्यादा उलटफेर नहीं होता, क्योंकि आपने बुलाया भी नहीं तो ये अग्रवाल तो अग्रवाल रहता है कि नहीं। बुद्ध विहार का उद्घाटन हमारा, और हम करवाते हैं किनसे? मारवाड़ियों के हाथों से। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वहाँ लेन देन होता है। कैसा लेन देन होता है? भाई मेरे तरफ से टाइल्स लगवा लो, मेरे तरफ से टाइल्स लगवा लो, लेकिन इलेक्शन आएगा तो वोट मेरे को दे देना। ये मामला होता है। साथियों, ये बुद्ध विहार हमारे बाल बच्चों के भविष्य के लिए है। ये यहाँ से हमारे बच्चे अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, चरित्रवान बने, नौकरी पेशे पे लगे, पढ़ाई करें, इसके लिए इस बुद्ध विहार का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ महिलाओं ने रोज या हर दिन या हर रविवार को अपनी बुद्ध वंदना करनी चाहिए। तो इस बुद्ध विहार का मकसद मतलब है, इसका मकसद पूरा होगा। वरना ऐसे कई बुद्ध विहार हैं जहां पर समितियों के झगड़े, और साथ ही कांग्रेस भाजपा के जो दो दल हैं, इनके साथ मिलकर काम करने वाले चमचे दलालों का ही यह स्थान बनते जा रहे हैं, जिसको हम रोक पाने में नाकाम हो रहे हैं। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को 14 अप्रैल तक ध्यान में रखते हैं, 15 अप्रैल को थक जाते हैं तो सो जाते हैं।
15 अप्रैल को थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और उसके बाद जो करना है भाई आप लोग देख लेना। कौन लोग देख लेना? जिनको इलेक्शन लड़ना है वो देख लेना, चाहे फिर वो इलेक्शन गांव का इलेक्शन हो या फिर बड़े से बड़ा विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन हो। ये मामला हम अपने समाज के अंदर देखते हैं। ये चीज़ें सावरी के इस पंचशील बुद्ध विहार में ना हो, ये बात बताने के लिए हम आए हैं। चूंकि आपने इसका नाम भी पंचशील रखा है। आपको बताए, जब तथागत गौतम बुद्ध ने इस देश को बुद्ध का धम्म दिया, अपना धम्म दिया, अपना रास्ता बताया, मार्ग बताया, तो ये बताया कि ये जीवन जीने के लिए है, मरने के बाद बुद्ध का कोई रोल कॉल नहीं है। बुद्ध का रोल कॉल मरने के बाद कोई नहीं है। जो भी काम है बुद्ध का अभी है। जिस दिन बच्चा तुम्हारा पैदा हो रहा है, जब तुम्हारा बच्चा जवान हो रहा है, जब तुम्हारा बच्चा शादी ब्याह कर रहा है, जब वो समाज के संपर्क में आ रहा है, तभी आपको बुद्ध के धम्म की जरूरत है। मरने के बाद इसका कोई लेना देना नहीं है। जब बुद्ध ने इस देश को, दुनिया को अपना मार्ग बताया, संदेश दिया, और एक बार जब वो वापिस आए, जब वो बुद्ध बन गए, बुद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, और जब वो वापस आए तो अपने घर आए, अपने गांव आए कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु में जब आए तो ऐसे ही उन्होंने सजा रखी थी। कपिल वस्तु को जैसे आपने बुद्ध विहार को सजाया, जैसे आपने तोरण लगाए, जैसे आपने लाइटिंग लगाई, वैसे वहां पर भी दिए जलाए गए। और कपिल वस्तु में ही तथागत गौतम बुद्ध के बेटे भी रहते थे, जिसका नाम राहुल था, और राहुल की माता भी रहती थी यशोधरा। और उस समय जब बुद्ध नगर भ्रमण कर रहे थे तो बुद्ध को देखकर वो तमाम बच्चे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। राहुल के मन में भी सवाल आया कि भाई वो जो शख्स है, जो भगवा वस्त्र पहनकर जा रहा है, वो कौन है, जिसके पीछे इतना बड़ा भिक्षु संघ जा रहा है, जिसके पीछे इतना बड़ा उपासक का संघ जा रहा है, जिसके पीछे इतने बड़े उपासक जा रहे हैं, जिनके पीछे व्यापारी जा रहे हैं, जिनके पीछे ज्ञानी जा रहे हैं, जिनके पीछे शूद्र जा रहे हैं, जिनके पीछे अछूत जा रहे हैं, ये वो शख्स है कौन? उन्हें अपने माँ से पूछा, राहुल ने यशोधरा से पूछा कि ये इतना ताकतवर आदमी आखिर है कौन, जिसके पीछे ये सारे के सारे लोग जा रहे हैं। तो राहुल को बताया यशोधरा ने, बेटा ये तो तुम्हारे पिता है। क्या बताया? ये तो तुम्हारे पिता है। उस समय राहुल 7 साल का था। आपके बेटे आज 2 साल के होंगे, कोई 3 साल का होगा, कोई 4 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा, और अलग अलग सवाल आपसे पूछते होंगे। ऐसा ही सवाल राहुल ने पूछा। यशोधरा ने बताया कि ये तुम्हारा पिता है। और राहुल भी अपने घर से निकलकर भिक्षु संघ के पीछे पीछे, उपासक संघ के पीछे पीछे, उपासिका संघ के पीछे पीछे गया। फिर एक जगह आई और वह जगह जो कि एक पार्क की जगह, जिसका नाम अंबाठिका जो जगह है, उस जगह पर बुद्ध रुके। उस जगह पर रुके और वहाँ उपदेश दे रहे थे तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षु संघ को, उपासका संघ को, उपासक संघ को। तब राहुल भी आया। उपदेश खत्म होने के बाद राहुल आया, हाथ फैलाया, कहने लगा, पापा जी मुझे मेरा वारसा हक दे दो। वारसा हक समझते हैं ना, अपने बाप की प्रॉपर्टी में जो हमको मिलता है, 7/12 पे जो हमारा नाम आता है हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी में, उसे कहते हैं वारसा हक। राहुल ने कहा, पापा जी मुझे मेरा हक दे दो, मेरा अधिकार दे दो, मुझे अपने प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना लो। तथागत गौतम बुद्ध ने साथियों राहुल को अपना वारसा दिया। कौन सा वारसा दिया? वही वारसा दिया जो वारसा तथागत बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण था। तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें धम्म दिया। क्या दिया? अपना धम्म दिया, अपना मार्ग बताया। वही मार्ग बताया जिसे थोड़ी देर पहले हमने बुद्ध विहार में कहा। बुद्ध विहार के अंदर जब हमने पंचशील कहा, चूंकि आपके बुद्ध विहार का नाम भी पंचशील है, हमने कहा पानाति पाता वेरमणि, बुद्ध ने बताया मेरे पास यही है,
यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा संस्कार है, यही मेरी प्रॉपर्टी है, ये धम्म ही मेरी प्रॉपर्टी है और इसी का हिस्सा तुम्हें बनना है। साथियों, बुद्ध का 7 साल का बेटा धम्म को स्वीकार करता है और भिक्षु संघ में शामिल होता है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हम उन्हें उपासक तो भी बना पाए हैं क्या? अगर नहीं बना पाए हैं तो आज के तारीख में सावरी वासियों, हम अपने बेटे को उपासक बना सकते हैं। अच्छा उपासक बनना मतलब क्या है? चरित्रवान बनना। चरित्रवान बनना मतलब क्या है? आवाज़ बंद हो रही है, 14 अप्रैल का ज़्यादा हो गया है ना। उपासक, अच्छा उपासक मतलब चरित्रवान बनना है, और चरित्रवान बनना मतलब अच्छा कैरेक्टर होना, चोरी नहीं करने वाला, अपराध से दूर रहने वाला, ऐसा उपासक बनना। चरित्रवान बनना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दारू नहीं पीना, खर्रा गुटखा आदि मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है, लड़कियों के साथ बदतमीजी नहीं करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी नहीं करना। यही है चरित्र, यही है अच्छा चरित्र। ये चरित्र हमको किसे देना है? यही हमारा धम्म है, यही हमारी प्रॉपर्टी है, और पंचशील बुद्ध विहार के माध्यम से यही प्रॉपर्टी हमने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए छोड़ना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रॉपर्टी छोड़ते हैं, अच्छा चरित्र छोड़ते हैं साथियों, तो अच्छा समाज निर्माण होगा। हमारे बच्चों का अगर चरित्र अच्छा होगा तो वो ज़्यादा प्रगति करेंगे, बच्चे प्रगति करेंगे तो समाज की उन्नति होगी। और यही बात बुद्ध ने अपने बेटे को बताई थी, हमने भी अपने बेटे बेटी को बताना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो पंचशील बुद्ध विहार का मकसद पूरा होगा। और एक बात बता रही हूँ कि इस देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि महाविहार के मुक्ति का आंदोलन, उस मुक्ति आंदोलन के लिए भी अगर हम लड़ नहीं सकते साथियों, हम बुद्ध गया पहुँच नहीं सकते, तो इस बात के लिए हमें समझ तो जरूर लेना चाहिए कि इस देश में तथागत बुद्ध का भी भगवाकरण हो रहा है, बाबा साहब का भगवाकरण हो रहा है, और इन्हें भी हिंदू बताने की ओर लगी है। तो ऐसे में हम जब तक अपनी नई पीढ़ी को नहीं बुद्ध का धम्म नहीं, अगर बुद्ध का धम्म नहीं बता पाए, बुद्ध का मार्ग नहीं बता पाए, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन नहीं बता पाए, फुले शाह बाबा साहब नहीं बता पाए, तो साथियों महाबोधि महाविहार हो या फिर मुसलमानों की मस्जिद और मज़ारे हो, वहाँ अब हिंदुओं का कब्जा हो रहा है और हमारे बुद्ध विहारों पर चमचे दलालों का कब्जा हो रहा है। आने वाले समय में हमारा धम्म भी वो कहेंगे कि ये जो बुद्ध का धर्म है, ये बुद्ध का धम्म नहीं है, यह ज्ञान का धम्म नहीं है, चरित्रवान बनाने का धम्म नहीं है, बल्कि यह भी एक हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। और ये ना हो, इसके लिए पंचशील बुद्ध विहार को के तमाम उपासक उपासिकाओं भी और हम तमाम लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे निर्माण हो, समाज के लिए अच्छे, समाज के लिए काम करने वाले बच्चे निर्माण हो, समाज को पे बैक और लौटाने वाले लोग निर्माण हो। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत।